जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन से दोस्तों हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए मैराथन कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट का। दोस्तों पहले पार्ट में हमने 1 से 5 चैप्टर के 150 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज दोस्तों दूसरा पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 to 10। ठीक है, सभी MCQ क्वेश्चन एक ही क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज ही कंप्लीट करेंगे हम। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा स्पीड में करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं दोस्तों, क्योंकि रिवीजन के पर्पज़ से हम ये क्लास अच्छे से करेंगे। ठीक है, आइए चालू करते हैं क्लास। दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 का MCQ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? मतलब आज़ादी के कितने साल बाद निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 60 वर्ष बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब प्रवर्तन में आया? ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति से कब स्वीकृत हुआ था? तो 26 अगस्त 2009। क्वेश्चन नंबर 3। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक शब्द को प्रयोग किया गया है? धारा 2C के अंतर्गत RTE एक्ट में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, धारा 2F के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत दुर्बल वर्ग के बालक को परिभाषित किया गया है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धारा 2E के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों देखिए करेक्ट हो जाएगा, 7 अध्याय और 38 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। देखिए, बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सभी बालकों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो कितने वर्ष की? 6 से 14 वर्ष वर्ग के मध्य के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखें दोस्तों, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, 1 से 8 तक की शिक्षा। ठीक है, इसको एलिमेंट्री एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा से नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये RTE एक्ट 2009 की धारा 2F में इसके प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है? ऑप्शन बी, धारा 17 में, 17 यानी खतरा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 10। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? समझ गए दोस्तों, 75% दोस्तों।
विद्यालयों में जो विद्यालय प्रबंधन समिति बनती है उसमें 75% दोस्तों गार्जियन सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और इस 75% में 50% दोस्तों महिलाएं होती हैं। ठीक है, 1.5। चलिए, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? ऑप्शन बी होगा धारा 24। जो चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे पहले ही आपको दे दिया है। 12 नंबर है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में राज्य सलाहकार परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है? धारा 34। क्वेश्चन आइए 13। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का निषेध किया गया है? तो धारा 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव संबंधी कार्य। ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सभी कार्य अध्यापकों से कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा? 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो कितने टीचर होंगे? तो दोस्तों आपको पता है अनुपात 40 पे 1 हो जाएगा अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 16। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सही है। सही सभी चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, प्रतिवर्ष कार्य दिवस 200 दिन, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे 800, उपयुक्त समय। तो यहाँ पे सारी चीजें करेक्ट है। 17 नंबर पे आइए, देखिए क्वेश्चन। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? 2009। ठीक है, धारा 38 RTE एक्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम 80 नंबर का। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, धारा 33। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब प्रवर्तन में आया? तो डी ऑप्शन सही होगा, 3 फरवरी 2013 को। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किन धाराओं में संशोधन नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 377। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा यह उपबंध किया गया है कि तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छाघोर उपहति कारित करना दंडनीय। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अधीन एक दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धारा 326A में ये बात कही गई है। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न है। कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखता है, किस अपराध के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पीछा करना। ठीक है दोस्तों, 23 है। जहां एक पुरुष किसी महिला को जो वॉशरूम में अपने कपड़े बदल रही थी का चित्र गुप्त रूप से खींच लेता है तो भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? धारा 354C में। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसे भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है? ऑप्शन डी देखिए, प्रच्छन्न गृह अतिचार को। दोस्तों इसको पढ़िए थोड़ा। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न धारा 354A, पीछा करने को 354D, दृश्य रतिकता 354C को अंतः स्थापित किया गया है, परंतु प्रच्छन्न गृह अतिचार को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया। चैप्टर नंबर 6 का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है 25। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा में पीछा करना को परिभाषित किया गया? 354D, ठीक है, धारा 354D। अब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है, बाल नीति, चाइल्ड पॉलिसी। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे। बच्चों पर राष्ट्रीय नीति 74, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? 1995। मध्याह्न भोजन योजना देश के 2408 ब्लॉकों में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई। 1997-98 तक कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। सेकंड है, मध्याह्न भोजन योजना का नाम कब बदला गया? उसका नया नाम क्या है? अभी जो चल रहा है दोस्तों, पीएम पोषण योजना, ठीक है, पहला ही ऑप्शन होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसको पीएम पोषण योजना भी कह सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना का नाम वर्ष 2021 में बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 के आयु वर्ग के बच्चे के छात्र भी शामिल हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलिए देखिए, बच्चों पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब घोषित की गई? 22 अगस्त 1974 को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। किसने किया? नरेंद्र मोदी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ शुरुआत हुई? सबसे पहले दोस्तों हरियाणा राज्य के पानीपत में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 2014 में। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितनी धनराशि एक वर्ष में निवेश की जा सकती है? 250 रुपया प्रति वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश कम से कम 250 रुपया प्रति वर्ष और अधिकतम आप निवेश 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर सकते हैं, ठीक है। इसकी परिपक्वता 21 वर्ष तक। जब तक लड़की 21 वर्ष की नहीं हो जाती, आप जो है हर महीने सबसे कम जो है 250 रुपये और सबसे अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। जब बच्ची की एज 21 ईयर हो जाएगी तो दोस्तों सरकार जो है पैसा आपको देगी बच्चे की शादी के लिए, बच्ची के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी नई बचत योजना बालिकाओं हेतु प्रारंभ की गई है? ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि योजना। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध करता है? अनुच्छेद 45, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिकल्पना की गई है कि राज्य 6 वर्ष की आयु
पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, आइए 9th। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने को कहता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, अनुच्छेद 21A। 10। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सरकार कब प्रारंभ की थी? ऑप्शन बी होगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों हेतु विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, अनुच्छेद 15। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8, बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर। क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए देखिए, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया कब? ऑप्शन बी है 9 फरवरी 2004। 9 फरवरी 2004। बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, बच्चों के अधिकार की रक्षा करने के लिए, सभी। ठीक है, बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर का उद्देश्य सभी है, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आइए अब। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सीधे तौर पर भारत में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो बच्चों से संबंधित क्या नहीं है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, आपका बाल विवाह है। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तीनों हो जाएंगे, लेकिन चौथा डी ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए करेक्ट होगा 2001 में। वर्तमान में दोस्तों इसका नाम बदल गया है, समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय का भी नाम बदल गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद माता पिता अथवा अभिभावक पर बच्चों की शिक्षा हेतु नैतिक जिम्मेदारी डालता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 51A। ठीक है, अभिभावक पर बच्चों की शिक्षा हेतु नैतिक जिम्मेदारी डालता है। 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 24। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु किसी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी परिसंकट में नियोजन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत अपराध को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो तीसरा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में 3 श्रेणी सही हो जाएगा। देखिए, पहली छोटे अपराध, गंभीर अपराध, जघन्य अपराध। ठीक है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत अपराधों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, छोटे अपराध, गंभीर और जघन्य अपराध। ठीक है, क्वेश्चन 8, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत छोटे अपराध में संलिप्त विधि से संघर्षरत बच्चों के मामले का निस्तारण अधिकतम कितने दिनों में किया जाना है? 4 से 6 महीने में। ठीक है, 9th है दोस्तों, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों को अधिकतम कितने घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड का समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? 24 घंटे के अंदर दोस्तों बच्चों को किसके समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष। किशोर न्याय बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील कितने दिनों के अंदर किया जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए 8वां चैप्टर फिनिश्ड होता है। अब आइए 9th चैप्टर, बाल मृत्यु दर। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, पहला, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? दोस्तों हम सही ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है,
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसमें लिखा है प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या। ठीक है, देखिए 1000 बच्चे, ठीक है, जीवित जन्म होते हैं और 1 वर्ष या उससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1000 जीवित जन्मे 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तीसरा देखिए, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान मरने वाले बच्चों की संख्या वर्णन करते हुए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो नवजात शिशु। ठीक है दोस्तों, 28 दिन के भीतर उसको नवजात शिशु। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2030 तक बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG का क्या है? देखिए सी ऑप्शन सही है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने से 25 प्रति 1000 जीवित जन्म कम करना है। आइए नेक्स्ट 5वां नंबर, शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है? सभी, जन्म के तुरंत बाद सांस न लेना, असुरक्षित प्रसव, समय से पूर्व जन्म। 96 है। 2019 की तुलना में 2020 में U5MR में कितने अंक की गिरावट हुई है? तो 3 अंक की दोस्तों। ठीक है, बाल कल्याण से संबंधित संस्था कौन सी है? तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, यूनिसेफ। ठीक है, बच्चों की मानवीय और विकास सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। 8वां प्रश्न है, सबसे अधिक किस कारण से शिशु मृत्यु होती है? संक्रमण से दोस्तों। ठीक है, निमोनिया, मलेरिया, खांसी। ठीक है, संक्रमण से 52% शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। 2019 की तुलना में 2020 में शिशु मृत्यु में कितने अंक गिरावट हुई? 2 अंक। 10 नंबर है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 21 दिन के भीतर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? केरल। 12 देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? केरल में। अभी पढ़े हम लोगों ने, फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 14 नंबर, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR को कम करने का लक्ष्य था? तो ऑप्शन बी 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब 10वां चैप्टर है लिंगानुपात, आखिरी चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, देखिए लिंगानुपात का अगर फॉर्मूला पूछे कैसे निकालते हैं, स्त्रियों की संख्या अपन पुरुषों की संख्या इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? रहन सहन का स्तर। ठीक है, इसका जनसंख्या की जनांकीय से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, इसका मतलब है। चलिए दूसरा प्रश्न आइए, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872। उसके बाद दोस्तों 1881 से नियमित होने लगी थी 10 वर्ष में। ठीक है, हमारा इस बार 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से टल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य? केरल। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य? हरियाणा। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश? दमन और दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष महिला अनुपात क्या है? दोस्तों इसका उत्तर मैंने बताया था आपको, तो कई लोगों ने 943 होगा। ठीक है, देखिए 2001 में 933 था और 2011 की जनगणना में 943 हो गया। अगली जो वीडियो बनी थी तो गलती हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है?
तो 912 महिलाएं, ठीक है, 1000 पुरुषों के मुकाबले हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 9th है दोस्तों क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंगानुपात देखिए 1961 से क्या हो रहा है, निरंतर घट रहा है। 11 निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में कौन सी सही अनुक्रम है? देखिए केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 12 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तमिलनाडु 2011 में। 13 निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के ऊपर है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, झारखंड। 1991 और से 2001 के दौरान किन राज्यों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हरियाणा। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से सबसे कम लिंगानुपात उत्तर प्रदेश है। जहाँ पे जितने भी राज्य हैं उत्तर प्रदेश का कम है। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? तो ऑप्शन बी देखिए, 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये आपकी क्लास जो होती है फिनिश होती है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो दोस्तों डिस्कस करिएगा। पीडीएफ आपको मिल गई है। और दोस्तों जो पीडीएफ के लिए मैसेज आ रहे हैं, मैंने सभी बुक्स की पीडीएफ ऑलरेडी पहले ही सब कुछ दे दिया है। जो एमसीक्यू की पीडीएफ है दोस्तों, चाहे आपका पॉक्सो एक्ट का 600 क्वेश्चन हो सेलेक्टेड, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, आईसीटी का भी बन चुका है, सभी एक साथ प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए धन्यवाद।